क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला तो कि जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक ज्योग्राफर, उन्होंने हमारे भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया, और इसके साथ ही जो रोमन भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भूगोल के विकास में किस प्रकार के योगदान दिए। तो हम लोग अलग अलग ज्योग्राफर्स को देखेंगे और उन्होंने भूगोल में क्या काम किए इस चीज को भी देखेंगे। तो देखिए, पहली बात आती है यूनान में भूगोल का विकास क्यों हो सका। तो यूनान जो है इसके दोनों ओर एजियन सागर है, कटी फटी तटरेखा है। देखिए, कटी फटी तटरेखा होती है तो क्या होता है, बंदरगाह का विकास होता है। बंदरगाह का विकास होगा तो क्या होगा, समुद्री यात्राएं होंगी, और जब आप समुद्री यात्रा करके दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसके लिए आपको भूगोल के जो मैप हैं उनकी ज़रूरत होगी। आप जिन स्थानों पे जाएंगे उनका वर्णन करेंगे, तो इसकी वजह से भूगोल का विकास होने लगता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं थी जो बर्फीली थी, तो इसकी तरफ भी मनुष्य का ध्यान गया कि इस पे बर्फ क्यों पड़ती है, इस तरह के क्वेश्चन आए। नदियां थी यहाँ पर, इसके साथ ही लाइमस्टोन टोपोग्राफी थी। लाइमस्टोन टोपोग्राफी क्या, जो चूने के से संबंधित पृथ्वी के धरातल पर जो चूना पत्थर होता है और उसकी वजह से नदियां क्या होती हैं, यहाँ पर आकर लुप्त हो जाती हैं, और जहाँ पर ये चूने का सतह समाप्त होती है उसके आगे फिर से दिखना स्टार्ट होती हैं। तो लाइमस्टोन टोपोग्राफी थी। सिकंदर ने बहुत सारी विजय यात्राएं की, तो जब सिकंदर दूसरी जगहों पे गया तो वहां की जो जानकारियां थी वो भी उसके साथ यूनान वापस आई। अच्छा, अगर एक चीज आ जाए कि यूनान का वो केंद्र कौन सा था जहां पर सबसे ज्यादा भूगोल का विकास हुआ, तो ये मिलेटस। मिलेटस नाम आप जरूर याद रखिए, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से इंगित किया है। अब हम लोग देखिए एक एक करके जो ज्योग्राफर्स हैं उनके भूगोल में योगदान को समझेंगे। अब देखिए, जो शुरुआती ज्योग्राफर हैं, जाहिर सी बात है एक मनुष्य है जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई संसाधन नहीं है अपने आसपास के वातावरण को जानने को। तो ऐसे में वो क्या करेगा, जो उसकी इमेजिनेशन है उसका सहारा लेगा, यानी कि वो कल्पनाएं करेगा। तो शुरुआती भूगोल में कल्पना थोड़ी सी आपको दिखेगी, और जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया वैसे वैसे आपको दिखेगा कि भूगोल एक सही दिशा में बढ़ा, यानी कि यंत्रों का, गणित का उपयोग होने लगा। पृथ्वी के व्यास कितना है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, इन चीज़ों को जानने के लिए नए नए फॉर्मूले, नए नए यंत्रों का विकास हुआ। तो होमर से शुरू करते हैं। होमर देखिए, एक स्लाइड छूट गई है। अब देखिए, हम लोग एक एक करके जो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अपना योगदान दिया उसको समझेंगे। तो पहले आते हैं होमर। अब देखिए, शुरुआती समय के जो भूगोलवेत्ता हैं वो कल्पना पर ज़्यादा निर्भर हैं, क्योंकि अभी कोई इतने ज़्यादा यंत्रों का विकास नहीं हुआ है, मैथ साइंस का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो जो भूगोल के प्रश्न हैं, जैसे कि पृथ्वी कैसी है, गोल है या चपटी है, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शुरू में भूगोलवेत्ता कल्पना पर ज़्यादा निर्भर थे। तो होमर देखिए क्या है, एक एक्चुअल में ये कवि थे, और इन्होंने दो अपने महाकाव्य लिखे, एक इलियड और दूसरा ओडिसी। ये जो इलियड और ओडिसी है, इसमें इन्होंने क्या कल्पना की कि जो पृथ्वी का आकार है वो वृत्ताकार है। याद रखिए, गोल नहीं है, कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, और ये चारों ओर से महासागर से घिरी है, यानी कि पृथ्वी हमारी गोल है और इसके चारों तरफ क्या है, महासागर फैला हुआ है। आकाश कहाँ पे है, आकाश जो ऊंचे खंबे होते हैं, जैसे आपकी घर की छत को जैसे खंभों के ऊपर लटका दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने कहा कि जो आकाश है वो लंबे खंभों के ऊपर टिका है, और ये खंबे कहाँ हैं, एटलस पर्वत पे हैं। यानी कि एटलस पर्वत पे जो खंबे हैं उसी पे आकाश टिका है, और सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ से होते हैं, जो आसपास महासागर नदी है इसी में से सूरज निकलता है और इसी में डूब जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कल्पना ज्यादा है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि उस समय का मनुष्य ये चीजें सोच रहा था। बड़ी बात यह है कि उस समय इतने वर्षों पहले जब सभ्यता विकसित ही हो रही थी, तब मनुष्य ये चीजें सोच रहा था कि सूर्य उदय कैसे होता है, अस्त कैसे होता है, पृथ्वी की संरचना क्या है। तो होमर ने चारों ओर से आने वाली जो हवाएं हैं जो वहां पर आती थी यूनान में, उसका भी वर्णन किया। इन्होंने इनका नाम दिया बोरिस,
नोड्स, यूरस और जेफिरस। तो देखिए बोरेस क्या है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है, शीतल हवा है, आकाश को स्वच्छ बनाती है। नोड्स क्या है, दक्षिण दिशा से आने वाली हवा है, ये आर्द्र है और तूफानी है। यूरस क्या है, पूर्वी दिशा से आने वाली गर्म हवा है। और जेफिरस जो है पश्चिमी दिशा से प्रवाहित भयंकर झंझावत है। अच्छा, ये यूरोप और एशिया से अपरिचित है, यानी यूरोप और एशिया नाम की भी जगह है, इससे शायद इस चीज की शायद होमर को जानकारी नहीं थी। अब देखिए इसमें अगर आपसे मैं कहूं कि मेन चीज आपको क्या याद रखना है, तो इनका ये इलियड और ओडिसी, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, और बाकी चीजें आपको अपने आप याद आ जाएंगी कि इनकी कल्पना किस तरह की थी। अब देखिए आते हैं थेल्स पर। तो थेल्स को आयोनियन दर्शन जो था, इसका संस्थापक और पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है देखिए कि जो आयोनियन फिलॉसफी है, इसके फादर कौन है, तो आपको ऑप्शन में लगाना होगा थेल्स। इन्होंने ज्यामिति में अनेक प्रमेयों की रचना की, यानी ज्यामिति में इन्होंने काम किया, और इनका योगदान जो है गणितीय भूगोल के विकास में रहा है। गणितीय भूगोल जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो इस तरह के गणितीय भूगोल में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इसमें इन्होंने पृथ्वी को मापने और पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। एक तो पृथ्वी तल कितना बड़ा है ये चीज मापने का प्रयास किया, पृथ्वी कितनी बड़ी है, और दूसरा जैसे जो मैप होता है उसके ऊपर पृथ्वी के जो अलग अलग स्थान है उनको दिखाने की कोशिश की। ये भी देखिए मानते थे कि पृथ्वी जो है तस्तरी के समान है और पानी पर तैर रही है। इन्होंने एक बड़ा काम किया उस समय के हिसाब से, सोचिए, इन्होंने सूर्य ग्रहण की तारीख बताने की कोशिश की। तो 28 मई 585 ईसा पूर्व इन्होंने कहा, यानी कि ये वो डेट थी जिसको इन्होंने माना था कि सूर्य ग्रहण होगा। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग ऑफ ट्रैक हटें तो इन चीज़ों को आप कैसे समझिए, अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी समझना चाहें, इसको ऐसे मत समझिए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको ऐसे समझिए कि इतना पुराना मनुष्य, पुराना मतलब जब आज तो आपके पास फोन है, सैटेलाइट्स हैं, उस समय जब कुछ भी नहीं था, एक दूरबीन भी ढंग की नहीं थी, उस समय मनुष्य कोशिश कर रहा था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होगा अगला, और यही कोशिश का परिणाम है कि आज हमारा विश्व इतना विकसित हुआ है। फिर देखिए अगला आता है एनेक्सीमेंडर। तो एनेक्सीमेंडर थेल्स के शिष्य थे। इन्होंने जो नोमोन यंत्र है इससे यूनानियों को परिचित करवाया, यानी कि एक नोमोन यंत्र था जो सूर्य घड़ी की तरह काम करता था, इसको इन्होंने यूनान में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इनका जो मुख्य कार्य है वो है मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाना। अब ये मापक वगैरह क्या होता है हम लोग मानचित्रण में देखेंगे, फिलहाल इन्होंने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। और देखिए ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए रेड कलर से किया है और इसीलिए आपको इसको अलग से याद रखना है। तो इन्होंने जो मानचित्र विश्व का बनाया था उसके एकदम बीचों बीच में यूनान को दिखाया, यानी इन्होंने माना विश्व के एकदम बीच में यूनान है। इनका मानचित्र गोलाकार था और जो इनका मानचित्र था इसमें चारों तरफ, यानी धरातल के चारों तरफ समुद्र दिखाया गया था। तो धरातल और उसके चारों तरफ समुद्र। थेल्स और एनेक्सीमेंडर के को गणितीय भूगोल का संस्थापक मानते हैं। तो अगर आ जाए गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है, एक तो थेल्स को तो अभी हम लोगों ने देखा ही था, और दूसरे हो जाते हैं एनेक्सीमेंडर। अब देखिए आ जाता है हेकेटियस। हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका नाम याद रखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इन्हीं ने सबसे पहले विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने विश्व का एक वर्णन प्रस्तुत किया कि अलग अलग स्थान कैसे हैं, वहां पर क्या क्या है। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है जेस पीरियडो, हिंदी में कहते हैं जेस पीरियडस। इसका अर्थ क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन। आपको इस बुक का नाम नहीं भूलना है। मैंने पहले ही कहा जब इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं आपके लिए ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का पहला ग्रंथ माना गया, यानी कि जो प्रादेशिक भूगोल, देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इन्होंने विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। अच्छा, वर्णन कहाँ किया जाता है, वर्णनात्मक भूगोल कौन सा है, प्रादेशिक भूगोल है। तो यानी कि ये प्रादेशिक भूगोल का इनका पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें अलग अलग प्रदेशों का वर्णन था। बाद में इसी पुस्तक को
पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण कहा जाने लगा। तो बाद में ये पुस्तक क्या किस नाम से फेमस हुई है, पेरिप्लस या तटीय सर्वेक्षण। देखिए हेकेटियस ने फारस साम्राज्य जो था, यानी फारस जो था, मिस्र था, भूमध्य सागरीय देश थे, इनकी यात्रा की और इसी के आधार पे पीरियड्स बुक लिखी। इसके दो पार्ट थे, एक जो पार्ट था उसमें यूरोप का वर्णन था और दूसरे में एशिया का वर्णन था। हेकेटियस के समय में कैस्पियन सागर को हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है जेस पीरियडस बुक, जिसका हिंदी में अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, और बाद में इसे तटीय सर्वेक्षण यानी पेरिप्लस नाम से जाना गया। इसके बाद देखिए आ जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम आप याद रखिए, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए, खासकर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप देखेंगे अक्सर अलग अलग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। हेरोडोटस एक इतिहासकार था। कौन था ये? इतिहासकार था, लेकिन इसने क्या किया, भूगोल के क्षेत्र में भी योगदान दिया। तो इसे इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता है। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। भूगोल की कई शाखाएं हैं, तो इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल को विकसित किया। यानी कि देखिए, जब कोई इतिहास घट रहा है तो उसमें भूगोल का बहुत योगदान होता है, क्योंकि जैसे कि भारत में मान लीजिए विदेशों से लोग आए आक्रमण करने, तो हिमालय पर्वत की तरफ से क्यों नहीं आए, हमारे ये राजस्थान और हरियाणा इस साइड से क्यों आए? जाहिर सी बात है, भूगोल का योगदान था। तो इसीलिए जो इतिहास का अध्ययन है उसमें भी भूगोल का योगदान होता है, और जब हम भूगोल के माध्यम से इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह ऐतिहासिक भूगोल बन जाता है। तो जो हेरोडोटस था, इसने क्या कहा कि सभी जितना भी इतिहास है, समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। यानी भूगोल को इतिहास की नज़र से पढ़ो और इतिहास को भूगोल की नज़र से पढ़ो। ये चीज कही हेरोडोटस ने और इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही इन्होंने नील नदी के मैदान में जो काली मिट्टी है, डेल्टा निर्माण है, इसका वर्णन किया कि ये सब क्यों हो रहा है, काली मिट्टी कहाँ से आ रही है, डेल्टा निर्माण क्यों हो रहा है। इन्होंने ही मिस्र को नील नदी की देन कह के पुकारा था। याद रखिए, नील नदी की देन मिस्र है, ये किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। वो ये मतलब कि हेरोडोटस पहला विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर मेरिडियन लाइंस खींचने का प्रयास किया। पहली बार किसी ने अगर विश्व मानचित्र पर लाइंस को खींचा, मेरिडियन लाइंस को खींचा, तो वो कौन था? हेरोडोटस। उस समय के ज्ञात विश्व भूखंड को इसने 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। इसने 3 पार्ट्स में विश्व को विभाजित किया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यानी लीबिया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 पार्ट्स में इसने विश्व को विभाजित किया। अब आप देखिए एक क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए बात करेंगे प्लेटो की। तो प्लेटो एक बहुत ही महान दार्शनिक थे और इन्होंने एक बात कही कि विश्व में जो भी चीज है वो पूर्णता की ओर जाना चाहती है। पूर्णता मतलब जैसे एक नदी है तो वो पर्वत का अपरदन करके और समतल उसको कर देना चाहती है, हर चीज अपने को कंप्लीट कर लेना चाहती है। तो इन्होंने कहा इसलिए पृथ्वी भी चपटी होने के बजाय गोल होगी, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। तो पृथ्वी कैसी होगी? गोलाकार होगी या वलयाकार होगी? इस चीज को प्लेटो ने कहा। इन्होंने भू केंद्रीय सिद्धांत पर जोर देते हुए बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये गलत हो गई बात, लेकिन उस समय इन्होंने कहा कि जितनी भी आकाशीय पिंड है वो सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सिद्धांत गलत कब सिद्ध हुआ? जब कॉपरनिकस ने अपना सिद्धांत दे दिया, तब फिर यह पता चला कि जो पृथ्वी समेत कई सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर देखिए अरस्तु की बात करें तो ये प्लेटो के शिष्य थे। लगभग 10 साल तक ये प्लेटो से पढ़ते रहे थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स का बस नाम याद कर लीजिए, जैसे ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान। इसके बाद देखिए बात करते हैं थियोफ्रेस्टस की। तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था थियोफ्रेस्टस।
इसने क्या है, वनस्पति और जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना है। अब देखिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आज के हिसाब से आप सोचें कि जहां पर जैसी जलवायु होगी वहां पर वैसी वनस्पति होगी, लेकिन इसका जो पहली बार किसी के माइंड में विचार आया कि जलवायु और वनस्पति जुड़ी हुई है, वो हमारे थियोफ्रेस्टस थे। वनस्पति भूगोल जो है वो यहीं से शुरुआत हुई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोजोग्राफी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोजोग्राफी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। बायोजोग्राफी में हम लोग प्लांट का कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहाँ पे कौन सा प्लांट पाया जाता है, कौन सा एनिमल है, इन चीजों को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, यानी भूगोल शब्द कहाँ से आया। अब अभी तक तो मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, तो इसका आंसर हो गया इरेटोस्थनीज, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए समझते हैं भूगोल जो शब्द है इसको देने वाले इरेटोस्थनीज के कार्यों को। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, यानी कि इन्होंने ही भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। इरेटोस्थनीज ने, याद रखिए, ये पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा, ज्योग्राफिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, और अपनी पुस्तक में जो रहने के लायक स्थान है, वास योग मतलब जहां पर रहा जा सकता है, उन स्थानों को पहली बार इन्होंने एक्यूमीन या एक्यूमेन कहा। तो एक्यूमीन भी लिखा सकता है, एक्यूमेन भी लिखा सकता है, दोनों एक ही है। दोनों का मतलब होता है वास योग्य स्थान जहां रहा जा सकता है। और ये किसने एक्यूमीन नाम दिया पहली बार? इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण में निर्देशांकों को अक्षांश एवं देशांतर कहा। तो इन्होंने सबसे पहले, आप कहिए कि जो विश्व मानचित्र है उसमें अक्षांश और देशांतर को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने ही सबसे पहले जो नामोन यंत्र है, नामोन यंत्र के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इंट्रोड्यूस तो ये यूनान में पहले ही हो चुका था, लेकिन इसका उपयोग करके इन्होंने विषुवत रेखा की लगभग सही लंबाई ज्ञात किया। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो व्यवस्थित भूगोल है इसका पिता किसे माना जाता है? तो फिर से आंसर होगा इरेटोस्थनीज। अगर आ जाता है क्वेश्चन व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है, तो इरेटोस्थनीज होगा। अगर लिखा होगा सामान्य भूगोल तो भी वही बात होगी। अच्छा, देखिए जो हमारा अरस्तु है इसके बारे में एक फैक्ट छूट गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन आ सकता है। अरस्तु किस तरह का विचारक था? सो उद्देश्यवादी विचारक था। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेलियोलॉजिस्ट। तो ये टेलियोलॉजिस्ट या फिर सोद्देश्यवादी विचारक थे हमारे अरस्तु। क्वेश्चन पहले आया है इसलिए मैंने आपको बता दी। अगले ज्योग्राफर को देखते हैं, हिप्पारकस। तो देखिए ग्रीक काल में इरेटोस्थनीज के बाद भूगोल को विकसित करने का श्रेय हिप्पारकस को जाता है। वो आयोनिया प्रदेश का निवासी था और इसने सिकंदरिया जो है, सिकंदरिया एक स्थान है, यहाँ पर पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है, यानी एक तरह से कह लीजिए जो लाइब्रेरियन होता है, उसके रूप में भी काम किया। ये एक खगोल शास्त्री था। इसने मानचित्र विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। भूगोल को जो इसकी सबसे बड़ी देन है वो है अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण करना। देखिए हम लोगों ने देखा है अभी पिछली ही स्लाइड्स में कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो नाम है वो दिया जा चुका था इरेटोस्थनीज के द्वारा। अब हिप्पारकस क्या कर रहा है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से स्थानों की पोजीशन बता रहा है। जैसे अगर आज मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दूं तो आप समझ जाएंगे मैप को देख के, अच्छा इस स्थान की बात हो रही है। तो इस काम को हिप्पारकस ने शुरू किया। इसने जो वृत्त है उसको 360 अंशों में विभाजित किया और इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। भूमध्य रेखा को महान वृत्त बताया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी हिप्पारकस ने बताया। और इसने यह भी बताया जो देशांतर रेखाएं हैं वो दोनों ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं और सभी देशांतर रेखाएं महान वृत्त के समान हैं। तो ये भी बात एकदम सही, हमारी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुव पर जाके मिल जाती हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं वो महान वृत्त के जैसी हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, वृत्त को सबसे पहले किसने 360 डिग्री में विभक्त किया या लाइंस खींची? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पारकस। हिप्पारकस जो था इसने आपके वृत्त जो होता है इसको 360 अंश में विभाजित कर दिया।
अब देखिए कुछ और काम इनके हैं, जैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां ध्रुवों की ओर घटती जाती हैं, ये भी इसने बताया, जो कि एक सही बात है। पृथ्वी पूरे 24 घंटे में अपनी धुरी, ये पूरी नहीं होगा, ये धुरी होगा, धुरी पर एक चक्कर लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की जो गति प्रति घंटा है 150 देशांतर के बराबर है। इसके साथ ही इसने त्रिविमीय आकृति को द्विमीय आकृति अर्थात समतल कागज पर परिवर्तित किया। कहने का मतलब है इसने जो है एक 2 डायमेंशनल मैप बनाया, अक्षांशों के आधार पर जलवायु क्षेत्रों को बांटने का प्रयास किया और पृथ्वी को 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा कि अलग अलग अक्षांशों पे कैसी जलवायु मिलती है। इस आधार पे इसने पृथ्वी को 11 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा। यूरेशिया के पर्वत क्षेत्रों और उनसे निकलने वाली नदियों और उनके प्रवाह क्षेत्र के बारे में भी बताया। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो अभी हम लोगों ने देखी? एक तो इसने बताया 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर लगा लेती है, और इसके आधार पे उसने बताया कि पृथ्वी की गति प्रति घंटा कितनी होगी, कैलकुलेट किया। इसके अलावा एस्ट्रोलेब यंत्र बनाया। इसके अलावा आपका जो 360 अंशों में पृथ्वी को विभाजित किया, पूर्ण वृत्त को विभाजित किया, यह भी इसकी एक महान खोज थी। इसके बाद देखिए आ जाता है पोसिडोनियस। तो पोसिडोनियस जो है यूनान से संबंधित था। भौतिक भूगोल का ये पिता कहा जाता है, यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसका अगर हम कहें सबसे ज्यादा योगदान देने वाले फादर कौन है, पोसिडोनियस हैं। तो इनके विचार व्यवहारिक थे, तथ्यों पे आधारित थे। इन्होंने स्पेन के एक प्राचीन नगर और बंदरगाह जो गेडेन है या गार्डन जिसको आप इंग्लिश में लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर ज्वार भाटों के अन्वेषण किए थे। यानी इन्होंने ज्वार भाटा कैसे आता है इसके ऊपर काम किया। और जो सार्डिनिया द्वीप है यहाँ पर समुद्र की गहराई को मापने की कोशिश की। तो इन्होंने देखिए भूगोल में क्या मुख्य काम किए, पृथ्वी की परिधि को नापा। उसके लिए इन्होंने रोड से सिकंदरिया तक की दूरी को तथा केनोपस नामक नक्षत्र की ऊंचाई का प्रयोग किया। इन्होंने परिधि की, जो पृथ्वी की परिधि की लंबाई है 1,80,000 स्टैंडिया बताई थी, जो वास्तविक परिधि का 3/4 भाग है। बड़ी बात है कि ट्राई किया, क्योंकि उस समय ये चीजें करना कठिन थी। तो पहला इनका योगदान क्या हो गया, पृथ्वी की परिधि को नापने की कोशिश करना। इन्होंने 1 डिग्री की दूरी को 500 स्टैंडिया के बराबर माना। अब देखिए ये स्टैडिया क्या है, इसको हम लोग जो डिग्री है उसके अनुपात में देखते हैं। यानी कि अगर आप अक्षांश पर 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हो गया 500 स्टैडिया। तो 1 डिग्री को इन्होंने 500 स्टैडिया माना। इरेटोस्थेनीज कितना मानता था 1 डिग्री को, 700 स्टैडिया। इन्होंने पहली बार बताया कि ज्वार भाटे का सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा से है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। यानी इन्होंने पहली बार यह समझाया विश्व को, विश्व में तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं फैलती थी खैर, तो इन्होंने पहली बार यह बताया कि देखिए जो ज्वार भाटा आता है वो सूरज और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से आता है। और जो ज्वार भाटा है इसकी ऊंचाई मध्यवर्ती भाग में सबसे कम रहती है। महासागरों की गहराई के बारे में विचार प्रकट करते हुए इन्होंने बताया कि भूमध्य सागर सार्डिनिया के निकट अन्य भागों की अपेक्षा अधिक गहरा है। यानी कि इन्होंने जो महासागर की गहराई मापने की कोशिश की, उस आधार पर बताया कि जो भूमध्य सागर है वो सार्डिनिया के पास कुछ ज्यादा गहरा है अन्य भागों की अपेक्षा। दक्षिण स्पेन में लाल चट्टानी नमक की उपस्थिति बताई। तो देखिए कुल मिलाकर के जो रेड पार्ट्स होते हैं वो आपको खास कर याद रखना है, लेकिन बाकी चीजें भी रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, रिवाइज करिए। अगर ऑप्शन आ जाता है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको करने में सक्षम होना चाहिए। अब देखिए जितने भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं जो रोमन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यूनान का जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया, उसके बाद रोमन साम्राज्य सामने आता है। और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है ऐतिहासिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के विकास में। तो ये 2 पार्ट हो गए, एक ऐतिहासिक भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल का विकास। इसमें हमारे रोमन भूगोलवेत्ताओं का बहुत ज्यादा योगदान है, और उसमें भी स्ट्राबो का तो बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो स्ट्राबो को जब हम लोगों ने नियतिवादी विचारक पढ़े थे वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एक नियतिवादी है और ऐतिहासिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल में इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब देख लेते हैं स्ट्राबो के बारे में।
देखिए स्ट्रैबो का जो जन्म है वो अमीसिया नामक स्थान पे हुआ था, टर्की के किसी भाग में। अब देखिए ये जो स्ट्रैबो हैं अलेक्जेंड्रिया में रहकर काम करते रहे, और इनकी खास बात क्या है कि ये थे तो रोमन ज्योग्राफर हैं, लेकिन इनके जो ग्रंथ हैं वो यूनानी भाषा में हैं, यानी इन्होंने जो किताबें लिखी वो यूनानी भाषा में है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिया इंसाइक्लोपीडिया। याद रखिए, जियोग्राफिया इंसाइक्लोपीडिया इनकी सबसे फेमस बुक है। इसमें कितने अध्याय हैं? 17 अध्यायों में ये लिखी गई है टोटल। इसमें उस समय का जो विश्व है उसका ज्ञान था। अच्छा देखिए आप क्या देख रहे हैं, इन्होंने प्रादेशिक भूगोल में काम किया, यानी इनका जो भूगोल है उसमें क्या होगा, अलग अलग स्थान, उस स्थान का कल्चर, वहाँ के पर्यावरण, वनस्पति, क्लाइमेट, इन सभी चीज़ों का इन्होंने विशद अपना वर्णन किया होगा अपनी बुक ज्योग्राफिया इंसाइक्लोपीडिया में। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। अगर कोई चीज़ नहीं भी पता है तो आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कॉन्सेप्ट के बेस पे कि प्रादेशिक भूगोल की बात हो रही है तो इन्होंने कैसे काम किए होंगे। और जैसा कि शुरू में ही कहा, ये नियतिवादी चिंतक थे। विसुवियस जो है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है, इसको इन्होंने जलता हुआ पर्वत कहा, और मानव बसाव के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है उसको एक्यूमेन कहा। देखिए ये वही एक्यूमेन आ जाता है। तो इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी का। विश्व कोश में वर्णित किया वो पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णन घोषित किया। यानी कि देखिए सिंपल शब्दों में अगर कहें तो भूगोल की प्रकृति क्षेत्र वर्णीय होना चाहिए। क्षेत्र वर्णीय मतलब रीजनल होना चाहिए, प्रादेशिक होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इस बात को सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति स्ट्रैबो थे। अच्छा, इन्होंने भारत और ईरान की बात की है अपनी बुक के 15वें भाग में। तो भारत के बारे में इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से आई? देखिए सिकंदर बहुत दूर दूर तक गया, तो इसके साथ कई सारे लोग भी गए। तो जो लोग थे उन्होंने भारत का विवरण लिखा, ईरान का विवरण लिखा, और उन लोगों के विवरणों के आधार पे इसने भारत है, ईरान है, इन सब के क्षेत्रों का वर्णन किया। तो इसने कहा कि भारत जो है यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बताते हुए कहता है कि जो गंगा नदी है इमोडी, यानी कि हिमालय पर्वत, हिमालय को इन्होंने क्या कहा? इमोडी। तो इमोडी पर्वत से निकलकर पोलीब्रोथा के पूर्व की ओर जाकर समुद्र में मिलती है। पोलीब्रोथा यानी पटना, तो हिमालय से निकलती है और पटना के पूर्व जाकर समुद्र में मिल जाती है। इस चीज का विवरण इन्होंने दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि बुक का जो 15वां भाग था वहां पर भारत की बात आती है। देखिए स्ट्रैबो ने पृथ्वी को स्फेरिकल नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताभ माना, यानी कि एक ऐसा गोला जो कुछ चपटापन लिए हुए है। ये ऐसे पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल की सभी 4 शाखाओं यानी गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जो शाखाएं हैं इनमें योगदान दिया। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णीय यानी कोरोलॉजिकल विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, यानी कि ऐसे पहले भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल, क्षेत्र वर्णीय मतलब कोरोलॉजिकल माना। फिर देखिए पोम्पोनियस मेला आ जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण बुक हो गई कॉस्मोग्राफी और डी कोरोग्राफिया। तो 2 बुक इनकी हो गई। कॉस्मोग्राफी में इन्होंने विश्व ब्रह्मांड का वर्णन किया है, और जो डी कोरोग्राफिया है इसके अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी के वो 5 बड़े क्षेत्रों में बांट के शीतोष्ण क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे टॉलमी की। तो टॉलमी जो है मिस्र के रहने वाले थे, यूनानी वंश के थे और सिकंदरिया शहर में निवास करते थे। एक चीज इनके बारे में याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है किसको साहित्यिक चोर कहते हैं तो वहां पर आप टॉलमी पर ऑप्शन पे सही निशान लगाएंगे। अब देखिए बात ये थी कि जो मेरिनस ऑफ टायर था और हिपार्कस था, इन्होंने जो अपनी बुक्स में योगदान दिया था उसको भी टॉलमी ने अपनी बुक में शामिल कर लिया। तो अब कुछ लोग मानते हैं कि ये सही था, कुछ गलत मानते हैं इसको, लेकिन आपको बस याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये टॉलमी के बारे में बात हो रही है। इनकी पुस्तकों में अल्माजेस्ट थी, इसको ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस भी कहते हैं। तो इसमें गणितीय, भूगोल और खगोलिकी का जो ज्ञान है वो इस बुक में इन्होंने दिया था। इसके साथ ही आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी बुक है, एनालिमा बुक है। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि अल्माजेस्ट किसने लिखी।
तो आंसर हो जाएगा टालमी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए गणितीय भूगोल में इनका जो योगदान है वो प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शन की रचना में है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए टालमी ने स्टेरियोग्राफिक प्रक्षेप का प्रयोग किया था। टालमी हिपार्कस के इस मत का दृढ़ समर्थक थे कि अक्षांश देशांतरों के द्वारा ही जगहों की सटीकता से विश्व मानचित्र पे दिखाया जा सकता है। यानी कि जो हिपार्कस कहता था कि आप अक्षांश देशांतर का इस्तेमाल करिए किसी स्थान की लोकेशन बताने के लिए, इस चीज का टालमी ने भी समर्थन किया। बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पे दिखाने वाले ये पहले रोमन भूगोलवेत्ता थे। सुदूर पूर्व चीन को इन्होंने पूर्वी दिशा का अंतिम छोर माना। इन्होंने यानी माना कि पूर्व दिशा का जो अंतिम स्थान है वो चाइना है। और महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल की खाड़ी को भी इन्होंने वर्ल्ड मैप पर दिखाया। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा है टॉलमी। टॉलमी कहाँ के हैं? रोम के हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्यों आपको दिखाता रहता हूँ, आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाए कि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप जो खास बातें हैं उनको मिस नहीं करेंगे। अज्ञात भूमि का सिद्धांत किसने दिया? ये देखिए हम लोगों ने थ्योरी में नहीं देखा है, लेकिन इसका भी आंसर है टालमी। तो टालमी ने ही अज्ञात भूमि का सिद्धांत दिया। तो इस तरह से फ्रेंड आज की जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने रोमन भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ता इन दोनों के योगदान को डिटेल में देख लिया। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अनुसार मैंने कंटेंट को तैयार किया था आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आने वाली क्लास में जो अलग अलग ज्योग्राफर हैं जैसे विडाल डी ला ब्लाश और भी जो अन्य ज्योग्राफर हैं उनका भूगोल में क्या योगदान है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो भौगोलिक चिंतन का पूरा सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा।